जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट्स, इस मेथड को ज़रा देखें, कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या कहानी हो रही है? सिंपल वही एक स्टैटिक मेथड है, डबल इसकी रिटर्न टाइप है। इसका मतलब कि ये कोई डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट? और ये कंटेन कर रहा है एक यूज़र इनपुट, यानी एक पैरामीटर जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब ये बात कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस टाइप की रिटर्न टाइप की जाए तो पैरामीटर उसी टाइप के आएंगे, नहीं। हाँ, रिटर्न वो उसी टाइप की वैल्यू करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है डबल फैक्टोरियल, और ये रिटर्न कर रहा है उसी टाइप की वैल्यू को, राइट? तो आप क्लास यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में सबको पता है क्या क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर यूजर से इनपुट लिया, सही है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो है, सही है, तो इसका मतलब कि वो अपने से कम जितने भी नंबर जीरो से पहले जितने भी नंबर आ रहे होंगे उन सब से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर हम फोर की बात करें तो फोर जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई होगा, टू से मल्टीप्लाई होगा, वन से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ग्रेटर देन जीरो, उस नंबर से पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबसे बारी बारी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एक फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होती है, राइट? ये बात सबको पता है। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास फैक्टोरियल के नाम से एक मेथड है, उसके अंदर एक पैरामीटर है। इसका मतलब कि इस मेथड में यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यकीनन कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब कहानी यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है कि भाई अगर वो नंबर अगर जीरो हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जीरो को कोई फैक्टोरियल नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर दे, वन रिटर्न कर दे। अगर नंबर जीरो हुआ, यूजर इनपुट जो पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी अगर वो जीरो हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिटर्न कर दे, सही है। वरना क्या हो कि एक वेरिएबल में हमने वन असाइन कर दिया पहले से, क्योंकि फैक्टोरियल की तो शर्त ये है ना कि भाई एक उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन। तो अब हम यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया फैक्टोरियल के नाम से वन से। अब लूप में चले गए, क्योंकि लूप रीड करेगा ना उस कोई भी यूजर से इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल फाइव, तो फाइव के बाद एक एक कम करके करते सबको मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलेगा। तो यहाँ पर हम डिक्रीमेंट का लूप लगा रहे हैं कि भाई आई जो है वो बराबर कर दिया यूजर के इनपुट के, जो भी यूजर से इनपुट आएगा आई जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल यूजर से इनपुट आया फाइव, तो फाइव से कम फोर, थ्री, टू और वन के बाद बस, जीरो नहीं करे वो। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर दिया, और आई माइनस माइनस का क्या मतलब, ये रिवर्स लूप चलेगा। अब यूजर से इनपुट कोई बड़ी वैल्यू होगी, लाइक टू हो गई तो टू से एक कम वन तक जाएगा, थ्री हो गई थ्री से एक कम टू, फिर हो गया वन। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में ये वाला लूप हमारे पास चलेगा। अच्छा जनाब, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। फिर क्या होगा कि भाई जो भी हमारे पास फैक्टोरियल में वैल्यू है उसमें आई की एक वैल्यू से लेस करते करते मल्टीप्लीकेशन होते हुए चली जाएगी, देन फाइनली फैक्टोरियल में रिटर्न होके मिले। अब इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि हमने कहा कि भाई यूजर से इनपुट करो, और उसके बाद जो भी यूजर से इनपुट आया वो किस में गया, नंबर में। यहाँ पर डबल टाइप का एक वेरिएबल हमने यूज किया, और उसके अंदर मेथड को इम्प्लीमेंट करवा दिया। जब मेथड इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनन ये मेथड एक डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी वहां फैक्टोरियल होगा वो फैक्टोरियल हमने इधर वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसको सिंपल प्रिंट करवा लिया, और साथ साथ इस नंबर के भाई जो भी यूजर ने इनपुट किया। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, इसका आउटपुट। पहले आउटपुट चेक करते हैं। हमने दिया फॉर एग्जांपल सिक्स, तो सिक्स का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आया, 720 होता है।
अब ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को ड्राई रन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इधर, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर स्टेप ओवर, अब ये मुझसे मांगेगा मेरा यूजर इनपुट। मैंने यहाँ पर यूजर इनपुट फॉर सपोज दे दिया 4, अब मैंने इंटर कर दिया। अब ये यहाँ पर इस वेरिएबल में गया और इस वेरिएबल में क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है, फंक्शन कॉल हो रहा है। मैं स्टेप इनटू गया, अब ये फंक्शन में आ गया। अब फंक्शन में क्या कहानी हो रही है, यूजर इनपुट क्या दिया है मैंने, यूजर इनपुट दिया है मैंने 4, तो ये आ गया मेरा यूजर इनपुट 4। अब ये चेक करेगा पहली कंडीशन कि क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब ये वाला ब्लॉक खत्म होके अब वो इस पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टेप इनटू करता हूँ, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अब इसने एक वेरिएबल बनाया और उसमें 1 की वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। असाइन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल में क्या वैल्यू है 1, और यूजर इनपुट क्या था 4। अब आई में 4 इनिशियलाइज हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब यहाँ पर चेक होगी कंडीशन कि क्या 4 की आई की वैल्यू जो 4 है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से, हाँ बिल्कुल है, तो ये लूप में आ जाएगा। और लूप में आने के बाद ये जो फैक्टोरियल में 1 था, यहाँ पे जो 1 था 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा देगा 4 से। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, पहली वैल्यू क्या जनरेट होके आई 4। अब फिर उसके बाद आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट करेगा, आई माइनस माइनस। अब ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, अब ये 4 यहाँ पे, और आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास 4 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है ये। अब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, पहले 4 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद, अब उसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर समझ में आ रही है कहानी क्या चल रही, कहानी भाई ये चल रही है कुछ ऐसी कि भाई 4 फिर मल्टीप्लाई हुआ किससे 3 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब यहां तक की हमारी कंडीशन चल गई। अब आई की वैल्यू क्या है 2, अब ये 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो फिर स्टेप ओवर, फिर स्टेप ओवर। अब इस टाइम यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई कि 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है जनाब। फिर उसके बाद स्टेप ओवर, आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई 1 हो गई, तो ये वैल्यू एज इट इज 1 से इंप्लीमेंट होके फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये आई की वैल्यू 1 से जब डिक्रीमेंट होगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद जो फैक्टोरियल मेरे पास कैलकुलेट होके आया वो ये वाला मेथड जो है वो रिटर्न करके किसको दे देगा, वो इस वैल्यू को दे देगा फैक्टोरियल को, सही है। जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पे इस वेरिएबल में 24 आ गया और 24 आकर यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये वाला प्रोग्राम कितनों को समझ में नहीं आया, जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैन आई गेट अ यस, सर समझ आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर, यस सर समझ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट ये आई थी कि सर इसी फंक्शन को रिकरिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, इस फंक्शन को रिकरिंग फंक्शन। कहीं भी अभी इस टाइम यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि भाई फंक्शन इटसेल्फ अपने आप में कॉल हो रहा हो, यहाँ पर बस हमने लूप के थ्रू इस फंक्शन को क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। कहीं भी कोई फीचर ऐसा नहीं है यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कि भाई जो रिकरिंग का फीचर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिंपल, मैं यहाँ से इस पूरे मेथड को स्टॉप करके
कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, वो ये वाला। सर आपने अभी तक अटेंडेंस तो नहीं ली? नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं ली। अब क्लास इस मेथड को देखिए एक दफा कि इस मेथड से हमें क्या समझना चाहिए। क्या इस मेथड में और इस मेथड में कोई फर्क है? अगर मैं इसकी बात करूं, बिल्कुल फर्क है। एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर कहीं भी फैक्टोरियल किस नाम से था? कैपिटल एफ के नाम से था। ये मेथड था मेरे पास, लेकिन कहीं भी ये मेथड इटसेल्फ अपने अंदर कॉल नहीं हो रहा था, ये रिकर्जन नहीं था। रिकर्जन हमेशा याद रखिएगा वो होगा कि फंक्शन क्या है, ये है, और फंक्शन अपनी ही बॉडी में एज अ फंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए इंटीजर पैरामीटर और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक इंटीजर वैल्यू बन रही है। फंक्शन इटसेल्फ क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कमेंट में लिखा हुआ भी है कि भाई ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। ये फीचर है किसका? रिकरिंग फीचर का, कि फंक्शन इटसेल्फ अपने आप में कॉल होता जाएगा जब तक कि कंडीशन उसकी मैच ना हो जाएगी, तो वो अपने आप में कॉल होता रहेगा। ये फीचर है रिकरिंग का। अब ये कैसे? इस टाइम अब वही मेथड हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक डबल फैक्टोरियल के नाम से, और उसके अंदर एक यूजर इनपुट रिक्वायर्ड है। अब जो भी यूजर इनपुट आएगा वो इस नंबर में जाएगा। वही कंडीशन यहाँ से यहाँ तक के हमने दे दी कि भाई अगर यूजर इनपुट 0 होगा तो वो 1 रिटर्न कर दे, वरना क्या हो कि जो भी यूजर इनपुट आया है फंक्शन इटसेल्फ दोबारा अपने आप में कॉल हो जाए और वो यूजर से इनपुट में एक लेस कर दे और उसको मल्टीप्लाई करवा दे नंबर से। तो यानी यूजर से इनपुट हमने यहाँ पे 4 दिया, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बनेगी पहली आइटरेशन में वो क्या बनेगी? क्या बनेगी जनाब? सर जो यूजर की वैल्यू है अगर यूजर उसके से अंदर इनपुट एक माइनस करके यूजर से इनपुट 4 है, यूजर से तो इनपुट सर 4 है, 12 आ जाएगी वैल्यू। 12 आ जाएगी। 4 3 3 का आएगी ना? 12। हाँ, मैं बेसिकली इसमें से पूछ रहा हूँ ये क्या रिटर्न करेगा? ये 3 रिटर्न करेगा। सर ये 3 करेगा। हाँ, बस ये चीज अगर समझ में आ गई तो ये रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। अब क्लास यहाँ पर सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। कि मैंने यहाँ पर 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल मुझे 120 दे रहा है। कैसे दे रहा है? तो मैं यहाँ पर दोबारा से इसको यहाँ पर रन टू कर्सर करके चेक कर लेते हैं। अब क्लास सबसे पहले मुझसे यूजर इनपुट मांगेगा। मैंने यहाँ पर स्टेप ओवर करके यूजर इनपुट क्या दे दिया? 5 दे दिया। सही है, 5 दे दिया। अब आपको पता है कि भाई यूजर इनपुट क्या आया? 5 आया। 5 आने के बाद जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये मेथड में चले गया। अब मेथड में यूजर इनपुट क्या आ गया? 5। क्या 5 0 के इक्वल है इस टाइम? बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फिर आ जाएगा इस वाली कंडीशन पे, तो मैं स्टेप इनटू करता हूं, स्टेप इनटू करता हूं। अब ये आ गया इस वाली कंडीशन में। यूजर इनपुट क्या है? 5 फैक्टोरियल में यूजर इनपुट -1 का क्या मतलब है? 5 मल्टीप्लाई होगा पहली आइटरेशन में किससे? 5 4 20, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा? इन पूरी वैल्यू को 20। फिर दोबारा जब ये मेथड एंड हुआ तो ये दोबारा, सॉरी मैंने स्टेप ओवर करना था, स्टेप इनटू कर दिया मैंने। तो ये इटसेल्फ मेथड, मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ ताकि क्वाइट क्लियर हो जाए। मुझसे दरअसल बटन गलत दब गया। स्टेप ओवर यूजर इनपुट क्या आया? 5। देन उसके बाद मैं स्टेप ओवर करूंगा। स्टेप इनटू, ये आ गया यूजर इनपुट 5, इंटर, स्टेप इनटू, ये पहली कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए क्लास, पहली कंडीशन हमने कर ली, इंप्लीमेंट कर ली। अब यहाँ पर मेरे पास यूजर इनपुट क्या था? 4। 4 -1 ये क्या जनरेट कर देगा? 5। फिर उसके बाद
स्टेप इनटू करूंगा, दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा। अब ये क्या करेगा, जो 4 के बाद माइनस कर देगा इसको बना देगा 3। अब ये नंबर में क्या आ गया, 3। इसी तरीके और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ होती जा रही है। फिर ये क्या कर देगा, दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा, फंक्शन इटसेल्फ दोबारा से कॉल हुआ। अब इसने माइनस कर दिया, नंबर को क्या कर दिया, 2 करवा दिया, और ये मल्टीप्लिकेशन मेमोरी में सेव हो रहा है। देन उसके बाद स्टेप ओवर, फिर स्टेप ओवर, फिर यहाँ पर माइनस नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 1। और 1 से जब लेस होगा तो ये कंडीशन इससे क्या हो जाएगी, मीट कर जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के बाद जो है ये 1 रिटर्न हो जाएगा। 1 रिटर्न होने के बाद जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये वापस अपने इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। स्टेप इनटू स्टेप इनटू स्टेप इनटू, फिर उसके बाद ये तमाम मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब क्लास यहाँ पे देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने तमाम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर दी। सही है, स्टेप वाइज जो है ना, इसी मेथड को जो है वो अपने अंदर बार बार इंप्लीमेंट करवाते करवाते फाइनली इस मेथड ने क्या जनरेट किया, एक फैक्टोरियल की वैल्यू जनरेट करी। और वो फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू किसने, इस मेथड ने जनरेट कर दी, और किस में स्टोर करवा दी, एक वेरिएबल में। और सिंपल हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। तो ये मेरे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिकर्जन क्या कर रहा है, इसको समझिएगा कि जो भी यूजर इनपुट आया, ये मेथड फर्स्ट कंडीशन अगर मैच नहीं हो रही तो ये मेथड क्या कर रहा है कि अपने अंदर इसी यूजर इनपुट से दोबारा से इसी मेथड को, यानी मेथड की आखिरी बॉडी में इटसेल्फ एंड टाइम पे दोबारा ये मेथड क्या हो रहा है, आइट्रेशन वाइज इंप्लीमेंट हो रहा है, रिकर्जन हो रही है, लूप का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स इट। तो इसको कहते हैं हमारे पास रिकरिंग फीचर किसी भी मेथड के अंदर, कि मेथड इटसेल्फ अपने ही बॉडी में इंप्लीमेंट हो रहा हो, ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मजीद। तो हमने एक मेथड बनाया था और जिस पर बात हो रही थी वैल्यू टाइप की, कि हमने ये मेथड बनाया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर डिस्प्ले का मेथड बनाया था। और उस मेथड में हमने एक यूजर से इनपुट ले लिया था इंटीजर आई का, और हम ये कह रहे थे कि भाई आई में प्लस इक्वल टू हो जाए 5। तो अब इसका मतलब जो भी इस मेथड में यूजर से इनपुट आएगा उसमें 5 का इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए, आई वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो अब जब भी ये मेथड चलेगा और यूजर इनपुट में 5 का इंक्रीमेंट करके उसको डिस्प्ले करवा देगा। ये मेथड का फीचर है। तो हमने क्या किया था कि भाई एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया था नम के नाम से, और उसमें 10 वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी। 10 वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद जब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट करके मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा था तो ये मुझसे मांग रहा था यूजर इनपुट। सही है। अब यूजर इनपुट मैंने क्या दे दिया भाई, मैंने यहाँ पर यूजर इनपुट नम दे दिया, और उसके बाद सिंपल में क्या कर रहा था कि भाई इस नम को वापस इंप्लीमेंट करवा रहा था। तो उससे हमें ये सीखने को मिला था कि भाई ये मेथड जब यूजर इनपुट ले रहा है इस वेरिएबल से वैल्यू, तो मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल में 10 ही सेव है, लेकिन एट द टाइम जब ये मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है तो इसकी वैल्यू को उठाकर रन टाइम पर वैल्यू को चेंज कर रहा है। जबकि उसके बाद इस मेथड के बाद हमने दोबारा से इस वेरिएबल को लिया तो इस वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज रही। ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये मेथड डिस्प्ले हुआ तो इसने नम की वैल्यू को उठाकर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, बट नम की एक्चुअल वैल्यू वैसी ही रही मेमोरी में। इससे ये समझ में आता है कि ये हमारे पास वैल्यू टाइप मेथड है, कि इसमें जो पैरामीटर पास हुआ है वो आर्गुमेंट से सिर्फ जस्ट उसकी वैल्यू को उठा रहा है।
लेकिन क्लास अब समझिएगा इस बात को, अब इस बात को समझिएगा, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं एक कीवर्ड रेफरेंस यहां पे लिख रहा हूं और एक कीवर्ड रेफरेंस यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर पहले इसका आउटपुट देखिएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब इसने क्या किया कि एक्चुअल वैल्यू जो पैरामीटर, ये जो नंबर के वेरिएबल की थी, इसको परमानेंटली मेमोरी में भी अपडेट कर दिया। कोई बता सकता है ये कहानी क्या हो सकती है? गलत बताओ, लेकिन बताओ, कुछ भी बताओ। जी स्टूडेंट्स, सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा वापस। सवाल ये है कि अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि सिंपल वेरिएबल यूज किया था यहाँ पर इस तरीके से कि हमने रेफरेंस भी यूज नहीं किया था, यहाँ पर रेफरेंस भी यूज नहीं किया था। तो वो क्या कर रहा था कि नंबर से वैल्यू को उठा रहा था फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये मेथड इंप्लीमेंट हो रहा था। तो इस वैल्यू को अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा था, जबकि उसके बाद हमने इस वेरिएबल को दोबारा इंप्लीमेंट किया तो मेमोरी के अंदर वैल्यू वहीं की वहीं उसी तरीके से थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू भी चेंज हो गई। ये क्यों हुआ? सर क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू हो गई, अब ये इसके मुताबिक चेंज होगी, जो यहाँ पे मेथड है इसके मुताबिक चेंज होगी। सही। अच्छा, बिलाल ने एक मैसेज किया है ग्रुप पे, सबके पास है कि मेमोरी में वैल्यू का रेफरेंस उठा लिया है इसने सर, मींस उसका एड्रेस। ये बात कितनों को समझ में आती है? नहीं आती भाई, दानियाल को नहीं आ रही। चलो ये बात समझ लेते हैं। देखो कहानी ये है, इसकी मिसाल अगर मैं इस तरीके से लूं कि आप लोग की कहीं ना कहीं रिहाइश है, रहते हो कहीं ना कहीं। चलो इस तरीके से ले लो इसकी मिसाल कि भाई अब इन केस हम यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो फिजिकल पेपर ले रहे हैं, सबको मैंने एक ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लो भाई ये तुम्हारा ये पेपर, तुम्हारा ये पेपर, पेपर सबका एक ही है, पेपर सबका एक ही है। कोई एक बंदा भी मुझे अगर छापता हुआ नजर आ गया और मैंने उसका पेपर उठाया, -5 लिख दिए, तो अब मुझे बताएं कि क्या पूरी क्लास के -5 हो जाएंगे या उस एक बंदे के होंगे? सवाल है मेरे की, एक बंदे के। उस एक बंदे के होंगे। यस सर, लेकिन बिल्कुल उसी एक शख्स के होंगे। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन ये बनती है कि भाई अगर किसी एक बंदे ने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए कोई बात कही और मेरी हट गई तो क्या हुआ? मैंने कहा सबके 1 नंबर माइनस। तो इससे क्या होगा कि भाई पूरी क्लास रगड़े में आएगी। तो यहां पर भी सिनेरियो यही है कि अब इस टाइम रेफरेंस टाइप वेरिएबल क्या करता है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल ये करता है कि भाई इस टाइम यहाँ पर पहली शर्त तो ये है कि रेफरेंस टाइप मेथड बनाने के लिए कि अगर इसका पैरामीटर में रेफरेंस टाइप पैरामीटर है तो आर्गुमेंट में भी रेफरेंस का कीवर्ड होना चाहिए। तभी क्या होगा कि जो आई का जो पैरामीटर है वो इस नंबर की वैल्यू नहीं उठाएगा, ये इसका एड्रेस उठाएगा। और एड्रेस उठाने का मतलब ये है कि मैं भी अगर अपने घर में रहता हूं तो मेरे घर का कोई ना कोई एड्रेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर कोई भी मेरे एड्रेस की बात करेगा तो वो मेरा पूरे ओवरऑल घर की बात करेगा, तो उसमें उससे मुझे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ मेरी बात करेगा तो वो सिर्फ मेरे लिए है, उससे मेरे घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? तो सेम सिनेरियो इज हियर
कि भाई अब आई का जो पैरामीटर है वो क्या है, रेफरेंस टाइप, और जब इसको आर्गुमेंट के तौर पर कोई वैल्यू चाहिए तो वो भी रेफरेंस टाइप होनी चाहिए। अब यहाँ पर रेफरेंस टाइप क्या है, एक वेरिएबल है, तो इस आई के वेरिएबल ने इस नम की वैल्यू को नहीं उठाया, इसने पूरे एड्रेस को उठा दिया, और एड्रेस पर जो चीज टारगेट की जाती है तो वो एक्चुअल वैल्यू को भी अपडेट कर देती है। तो अब क्या हुआ कि आई को जब नंबर एज अ रेफरेंस के तौर पर मिला तो आई ने इस नंबर की बजाय वैल्यू उठाने के इसने क्या उठा लिया, एड्रेस उठा लिया, और उस एड्रेस को टारगेट करते हुए इसने उसकी वैल्यू को 5 पे इंक्रीमेंट कर दिया। और जब एड्रेस की बात होती है तो वो मेमोरी में परमानेंट तौर पर इंप्लीमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर कहानी ये हुई कि जब मैं इसका आउटपुट चेक कर रहा हूं तो फॉर द टाइम बिंग मेथड में भी इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी 10 से वो भी अपडेट हो गई 15 हो गई। तो रेफरेंस टाइप पैरामीटर क्या करता है कि वैल्यू पे नहीं खेलता, वो उसके एड्रेस पे खेलता है। आर्गुमेंट में अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसके एड्रेस पे खेलेगा वो। तो ये हमारे पास क्या है भाई, मेथड की कुछ टाइप है। अब हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे भाई। मेथड्स क्या होते हैं, क्लास के मेंबर होते हैं। मेथड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं उसका रीज़न भी इन्होंने बताया कि भाई हमें इससे कोड की डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है, हम एक ही कोड बार बार क्यों लिखें। हमने क्या किया था कि डिस्प्ले का मेथड बना लिया था, अब उसको इंसर्ट के पीछे भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अपडेट के पीछे भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और डिलीट के पीछे भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बजाय इसके कि जो स्पेसिफिक उस मेथड के अंदर लाइन ऑफ कोड थे उन लाइन ऑफ कोड को बार बार इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उस मेथड में बाइंड किया, उस मेथड को बार बार इम्प्लीमेंट करवा रहे थे एज पर रिक्वायरमेंट। तो मेथड हमें क्या फीचर प्रोवाइड करता है, कोड की यूजिबिलिटी का फीचर प्रोवाइड करता है, कोड की डुप्लीकेशन को ख़त्म करता है, बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम, मोर रिलायबल कोड प्रोवाइड करता है। डिक्लेरेशन क्या होती है भाई मेथड की, भाई मेथड का मॉडिफायर आता है। अब मॉडिफायर क्या हो सकता है कि भाई पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और स्टैटिक भी एक मॉडिफायर है, क्योंकि स्टैटिक से हमें ये पता चलता है कि भाई दिस इज द इंडिपेंडेंट मेथड और या डिपेंडेंट मेथड। अगर स्टैटिक लगा दूंगा तो क्या होगा कि भाई क्लास के नेम के साथ डायरेक्ट मेथड कॉल होगा। अब यहाँ पे मेन में कहीं भी देखो मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लास को इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट क्लास के नाम से मेथड कॉल हुआ। और उसके बाद फिर हमारे पास मेथड की डिक्लेरेशन, इन्वोक्शन। इन्वोक का क्या मतलब होता है कि भाई कोई भी अगर मेथड बनाया है, अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। अगर हम क्लास प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अगर मेथड बनाते तो हमें प्रोग्राम का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब क्योंकि ये वाली क्लास ही पूरा एक अलग प्रोटोटाइप है, और उसके मेथड को अगर मेन के सेक्शन में, मेन किसका पार्ट है, प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम एक अलग क्लास है, ये एक एम्प्लॉय एक अलग क्लास है, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो एम्प्लॉय का फीचर को, एम्प्लॉय के मेथड को हमने प्रोग्राम के मेन मेथड में इंप्लीमेंट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो ये डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमें एम्प्लॉय के नेम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यही मेथड में अगर यहाँ पर बनाता इस तरीके से, यहाँ से कट करके इधर बनाता कहीं, तो फिर क्या होता, तो फिर ये होता कि मुझे अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये डायरेक्ट इसलिए इंप्लीमेंट होता क्योंकि ये मेन जो है वो किसका पार्ट है, क्लास प्रोग्राम का पार्ट है ना, तो इसलिए वो मेथड सर अपनी क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट। जी जनाब, कोई कुछ कह रहा है। सर जो आपने अभी फैक्टोरियल वाला कोड लिखा था वो दिखा दीजिएगा जरा, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। वो ये तो मैंने पूरी फाइल आप दे देंगे। डिलीट भी कर दिया मैंने तो। अच्छा अच्छा चलें सर, थोड़ा मैं खुद लिखने की कोशिश करूंगा उसको, प्रोग्राम को। ठीक है, जब तुम वीडियो खोलोगे ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड होता है
जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई वैल्यू टाइप मेथड, एक हमने देखा कि भाई रेफरेंस टाइप मेथड, एक मेथड होता है गालिबन हमारे पास आउट पैरामीटर, एक मेथड होता है हमारे पास आउट पैरामीटर। रेफरेंस टाइप और आउट पैरामीटर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस एक लिमिटेशन है जो कि हमें आउट पैरामीटर में मिलती है, सॉरी एक लिमिटेशन जो रेफरेंस टाइप मेथड में मिलती है आउट में नहीं मिलती। यानी अगर मैं यहाँ पर आउट का कीवर्ड लगाता हूँ और यहाँ पर इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट लिया num इक्वल टू 10, या मैं बल्कि num में कोई वैल्यू नहीं ले रहा, अब ये डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप समझिएगा इस बात को कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने किया एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले और इसके अंदर मैंने लिख दिया num, और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं क्या लिख रहा हूँ num। अब मुझे बताएं कि आउटपुट क्या आएगा, अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा। पहले इस मेथड को देख लें भाई, मेथड में क्या किया है, मेथड की टाइप क्या है, स्टैटिक है, वॉइड है, डिस्प्ले का मेथड है। यहाँ पर पैरामीटर की टाइप क्या है, अब ये रेफरेंस टाइप नहीं, ये आउट पैरामीटर है। अब आउट पैरामीटर का फीचर क्या होता है कि हमने क्या किया कि भाई इस पैरामीटर पे आउट का कीवर्ड लगा दिया और इस पैरामीटर को हमने इसी मेथड के अंदर वैल्यू असाइन कर दी कि भाई आई की वैल्यू क्या है 5। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमने एक वेरिएबल लिया जिसको जस्ट डिक्लेयर करवा दिया, और मेथड के अंदर जब हमने आर्गुमेंट के तौर पर इस मेथड को लिया तो इस मेथड की डेफिनेशन ने क्या किया कि आउट का कीवर्ड ने ये जो पैरामीटर की जो वैल्यू थी 5 वो इस वेरिएबल में क्या करवा दी, सेव करवा दी। अब जब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए मुझे दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी 5। लेकिन अगर मैं सेम यही वाला काम आउट का कीवर्ड हटाकर रेफरेंस में कर दूं तो ये मुझे रोक देगा कि भाई रेफरेंस ये चीज अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इसने कह दिया कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल, कि भाई आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। समझ में आ रही है चीज? तो आउट पैरामीटर और रेफरेंस पैरामीटर में सिर्फ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की लिमिटेशन है, बाकी काम दोनों का एक ही है। दोनों एड्रेसेस को उठाते हैं और वैल्यू को परमानेंटली तौर पर अपडेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास मेथड विद पैरामीटर हमने पढ़े थे, सिंपल मेथड पढ़े थे जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। पास बाय वैल्यू टाइप मेथड पढ़ा हमने, पास बाय रेफरेंस टाइप मेथड पढ़ा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो द कंटेंट और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास इनसाइड द मेथड। पास बाय वैल्यू में क्या होगा कि भाई जो पैरामीटर होगा वो आर्गुमेंट की सिर्फ वैल्यू को उठाएगा, कंटेंट को उठाएगा और कुछ नहीं करेगा उसको। लेकिन रेफरेंस टाइप के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन पास बाय रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन रेदर देन द यूज ऑफ यूजिंग अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, रेफरेंस इज यूज्ड टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वेरिएबल इटसेल्फ। कि भाई वो क्या करेगा कि वेरिएबल द रेफरेंस इज यूज्ड, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। इफेक्टिवली द थिंग दैट इज पास इनटू द मेथड इन द पोजीशन एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन द मेमोरी। सही है, जो भी हमारे पास एड्रेस होगा उस वेरिएबल का मेमोरी के अंदर, रेदर देन द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, बजाय इसके कि वो कंटेंट को उठाए वो क्या उठाएगा, एड्रेस उठाएगा वेरिएबल का मेमोरी से और उसको चेंज कर देगा। तो ये इसकी एग्जांपल थी। टाइप मेथड क्या होगा भाई, टाइप मेथड क्या होता है, कौन बताएगा? जिसकी टाइप, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा होती है, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ब्ला 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 ब्ला। डाटा टेबल हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया था ना विंडोज फॉर्म पे, जी सर। वो भी एक टाइप मेथड है। उसकी टाइप क्या थी, उसकी टाइप डाटा टेबल थी कि वो एक डाटा रिटर्न करता। वॉइड के अलावा जो भी डाटा टाइप यानी रिटर्न टाइप हो वो हमारे पास टाइप मेथड कहलाता है।
इसी तरीके से अगली चीज क्या है यहाँ पर, मेथड विद आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया कि भाई आउट पैरामीटर क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल क्या हो, तो ये वाली अपने पास यूज करके देख लेना। देन उसके बाद ये आप लोगों की एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज आप लोगों ने ये वाली नहीं करनी है भाई, एक्सरसाइज मैं आप लोगों को खुद दूंगा। सर करनी तो कंसोल पे ही होगी ना? विन फॉर्म पे करनी होगी। सर कंसोल पे करने में अब माशाल्लाह इतने एबल हो गए हो कि तुम लोगों को पता है कि भाई एक क्लास कैसे इम्प्लीमेंट होगी, क्लास के अंदर मेथड कंट्रोल्स के पीछे किस तरीके से, बटन्स के पीछे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, और विंडोज फॉर्म की कंट्रोल भी आप लोगों को यूज करने आ गए। सही है, टास्क आसान सा होगा, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं होगा, आसान सा है, बस एक ही क्वेश्चन होगा सिर्फ। ठीक है क्लास, मैं यहाँ पे अपना सेशन को एंड कर रहा हूँ। अगले सेशन पे कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग अटेंडेंस लेके